Subscribe the channel and press the bell icon for tune the latest update. लास्ट टाइम भी इन्वामेंटल उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि जो जितना भी रेनफॉल है जो सरफेस पे वाटर प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में आता है उसका बहुत सारा हिस्सा बह के चला जाता है और ये सारी प्रोसेस 2 से 3 महीने के अंदर में अभी अगर जुलाई अगस्त सितंबर में होती है। रिजल्ट होता है कि ओवरफ्लो होने की वजह से फ्लड आता है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अभी। लेकिन जो एक सेकंड इफेक्ट जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं वो ये है कि ड्यूरिंग समर जो टाइम अभी बीत रहा है जस्ट हम लोगों का, इन मोस्ट ऑफ द एरियाज वी आर फेसिंग वाटर क्राइसिस, स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस। तो ये बहुत सारी जो ऐसी प्रॉब्लम्स हम लोग के सामने आ रही हैं कि वाटर क्राइसिस हो रही है कि हमको पानी पीने का और हमारी जो रिक्वायरमेंट का वाटर की ज़रूरत है वो पानी हमको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारे जो सोर्सेज हैं ग्राउंड वाटर के या सरफेस वाटर के वो ख़राब हो चुके हैं। इस कंडीशन में नहीं है कि उन पानी को हम लोग यूज़ कर पाएँ। तो एक बहुत अच्छा सा सजेशन ये आया था कि जो ग्राउंड वाटर है हमारा, इस जो हमारा बरसात का पानी है, रेन वाटर है, इसको अकुमुलेट करने की प्रोसेस अडॉप्ट करनी चाहिए। जहाँ पे भी हम रहते हैं, स्पेशली अपने मकान तो नॉर्मली छोटे ही होते हैं, कहीं कहीं पे बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट प्रीमिसेस हैं, ऑफिसेज हैं, जो बड़े एरिया में बनाए जा रहे हैं और जहाँ पे कि बहुत सारी बिल्डिंग तैयार हो रही है, तो उसके भी रूफ पे, क्योंकि एक हमारा नॉर्मल एक्सपीरियंस हम सबका होगा कि जब पानी बरसता है तो आप देखते हो कि जो डाउन पाइप आते हैं कितना तेज़ी से पानी बह रहा है और पानी बह के आपके घर के बाहर सड़क पे गलियों में आप देखते हो पूरा पानी भर जाता है थोड़ी देर के लिए और वो सब पानी थोड़ी देर बाद 1 डेढ़ घंटे में खाली हो जाता है। तो अमाउंट तो वाटर का अच्छा खासा सरफेस से आ ही रहा है रेन की वजह से। अगर इस वाटर को हम लोग किसी फॉर्म में अकुमुलेट कर लें, इकट्ठा कर लें, उसको बहने से रोक पाएँ अगर, तो ये एक हमारे फ्यूचर के लिए एक अच्छा एसेट बन सकता है जो हमको फ़ायदा करेगा। इसी चीज़ों को दिमाग में रख के रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट आया था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग नॉर्मल टर्म है, ब्रॉड टर्म है। उसको छोटे लेवल पे जब हम लोग कहते हैं तो हम बोलते हैं रूफ टॉप हार्वेस्टिंग की बात करते हैं कि मकानों की छत पे। लेकिन रेन वाटर कंपेरेटिवली बेटर वर्ड है, बड़ा वर्ड है। क्या है? सिंपल accumulation and deposition of rainwater for reuse on site rather than allowing it to run out। कि जो पानी बरस के आ रहा है उसको हम ऑन साइट जहाँ पे बरस रहा है उसी जगह पे इकट्ठा कर लें फॉर रीयूज, कि हम उसको फिर से यूज़ कर लेंगे। क्या बचाने के लिए कि जब रन ऑफ की फॉर्म में जब वो बह जाएगा तब तो हमारे पास पानी रहेगा ही नहीं, तो उसको बहने से रोकना है हमको और कहीं पे इकट्ठा करना है, सिंपल सा। रेन हार्वेस्टिंग इज टेक्नोलॉजी यूज फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफटॉप एंड लैंड सरफेस ऑफ रॉक कैचमेंट ड्यूरिंग using simple techniques such as jars, pots as well as more complex techniques और underground check dams। तो बहुत तरह के घरों पे आसपास में तो हम लोग बड़े बड़े वो अगर कंटेनर्स सकते हो, अगर बड़ी टंकीज हो, अगर आप उनमें पानी उसको स्टोर कर सकते हो। ग्राउंड पे लॉन या उस सब में अगर आपके पास हो तो 8-10 फीट का गड्ढा बना सकते हैं, उस गड्ढे में उस पानी को डाल सकते हैं। तो पानी अगर स्टोर रहेगा तो एक तो काम आएगा, दूसरा ये वाटर अगर आसपास की मिट्टी कच्चा गड्ढा बना हुआ है, ईंटें लगा के बनाया गया है, तो वो पानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी हेल्प करेगा। इसी कंसेप्ट के साथ ये बातें हम लोग शुरू करते हैं। क्या उसमें हमारे काम हो सकते हैं? एक तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, जैसे जैसे पानी अगर स्टोर हमने किया हुआ है गड्ढे में तो वो वाटर को रिचार्ज करेगा। जो कल लास्ट बात कर रहे थे हम लोग, वो रिचार्जिंग हो जाएगी। गार्डनिंग, वो पानी इकट्ठा है, हमें पेड़ पौधों में पानी डालना है, गमलों में पानी डालना है, वहीं से पानी निकाल के हमने गमलों में डाल दिया। लाइव स्टॉक जो भी जानवर अगर मान लीजिए आपके पास हैं, कोई भी
भी रखे हुए हैं, तो उन जानवरों को भी उस पानी को यूटिलाइज पानी पी भी सकते हैं, उनको जो भी रिक्वायरमेंट चीज़ें पानी उसका हो सकता है। हम अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसको इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कितना अमाउंट हमने स्टोर किया है। जो भी अमाउंट हम स्टोर कर रहे होंगे वो अमाउंट ही डिसाइड करेगा, वो अमाउंट डिसाइड करेगा कि हम उसका पर्पस क्या किस तरह उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए आपको यूज़ करना है तो नेचुरली आपको साफ सुथरे कंटेनर्स में यूज़ करना पड़ेगा, और भी आगे प्रोसेस बताई जाएगी किस तरह हम पानी को जैसे छान लेते हैं। तो मैक्सिमम गंदगी जो बरसात के पानी में कौन सी गंदगी आती है, आप देखते हो कि नॉर्मली अभी कुछ दिन पहले तक छत पे या जहाँ पे भी आप रह रहे हो, आप देखते हो गंदे थे, धूल पड़ी रहती थी। लेकिन एक बार जहाँ बरसात हो गई, सारी छत धुल गई, साफ हो गया, सारी गिरे पेड़ पौधे साफ हो गए। दैट मीन जो एक सरफेस पे उसके वो आ रहा था, डस्ट की जो एक प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी उसके साफ हो जाने की वजह से, बरसात की वजह से। अब अगर उसी पानी को, जो पानी बह के आ रहा है, तो ऊपर से आ रहा है पानी तो साफ पानी है, मैक्सिमम उसमें कुछ हो सकता है अगर तो शुरुआत के टाइम पे एसिड होता है बस, जिसकी वजह से एसिड रेन्स या कुछ कहलाती हैं वो। तो इस पानी को अगर स्टोर कर लीजिए, वो सेटल कर जाएगी जो भी गंदगी धूल मिट्टी उसके अंदर होगी, और उस पर के पानी को चाहिए तो आप फिल्टर कर लीजिए, वो पानी हम यूज़ कर सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए। और बाकी जो घर के पर्पज़, आप कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सारे काम भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। इरिगेशन के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप उस पानी से आराम से इरिगेशन कर सकते हैं। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्नोलॉजीज़ हैं ये सिंपल हैं, इनको इंस्टॉल करने में भी, ऑपरेट करने में भी, और लोकल पीपल आसानी से इसको कर भी सकते हैं और ट्रेन किए जा सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो भी रेडिली अवेलेबल है, बहुत कॉस्टली भी नहीं है। रनिंग कॉस्ट वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं के बराबर है। वाटर जो कलेक्ट किया जाता है रूफ कैचमेंट्स पे, यूजुअली इट इज़ एक्सेप्टेबल क्वालिटी वाइज फॉर डोमेस्टिक पर्पज। जो पानी बरसात का बह के आ रहा है वो पानी खराब नहीं होता है, ये एक्सेप्टेड है। और अब पता नहीं आप लोगों का, लेकिन जब अच्छी खासी बरसात होती है, कभी नहाया बरसात में? किसी ने नहीं नहाया। शुरू की बरसात में तो मना किया जाता है, लेकिन जब उसके बाद बरसात आती है एक दो बार, जैसे इस समय इन्वायरमेंट में जो भी ऊपर डस्ट थी सब की बैठ गई, अब जब बरसात आएगी तो आराम से आप नहा भी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, कुछ पानी गिर रहा है अच्छा खासा। तो जब हम नहा सकते हैं अगर रेन वाटर में, तो नहाने के लिए तो हमको साफ पानी रिक्वायरमेंट होती है। अगर यही पानी ड्रेन के थ्रू जाके जो डाउन पाइप के थ्रू आ रहा है, अगर हम बड़े 500 1000 लीटर की टैंक्स में भर के रख लें, या ग्राउंड में अगर टैंक बना लें उसमें इकट्ठा कर लें, तो दिस इज़ एज गुड एज नॉर्मल वाटर जो आपके पास आ रहा है, और हम इसको अपने घरेलू उपयोग में ला सकते हैं। जो पुराने समय में हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स थी, सिर्फ बड़े बड़े कुएं बनाए जाते थे और बावड़ी बनाई जाती थी, और ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, और स्ट्रक्चर्स भी बड़े छोटे लेवल पे नहीं, ये नॉर्मली उस समय के जो भी रूलर्स होते थे, राजा या जो भी वहाँ पे लोग हुआ करते थे, ये लोग बनाते थे। क्यों? ये देख के शायद उनका एक फोरसाइट था, आगे की उनकी सोच ऐसी थी कि शायद वाटर की क्राइसिस होगी, स्पेशली वो एरिया, जैसे साउथ इंडिया के बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटर की क्राइसिस होती है, वहाँ पे बनी मिलती हैं। राजस्थान में, गुजरात में, जो थोड़ा ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ की पानी की कमी है, तो वहाँ पे इन लोगों ने ऐसी बावड़ी या वाव या बड़े तरह तरह के नाम से तालाब या बनाए हुए हैं, और उनमें सबसे खूबसूरती चीज़ तो है कि उसका आर्किटेक्चर ज़बरदस्त है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस पर्टिकुलर एरिया में ड्रेनेज अच्छा है। ड्रेनेज अच्छा मीन्स कि आसपास जो पानी बरसेगा वो अपने आप फ्लो उसका उस ऐसी जगह पे बनाए गए हैं जहाँ पे आसपास से पानी बह के आएगा। अभी जब मैं फरवरी में गया था अहमदाबाद साइड में, तो वहाँ पे गांधीनगर के पास एक जगह अडलज, अडलज की एक मैंने शायद फोटो दिखाया होगा, या अभी हम एक प्रेजेंटेशन करेंगे रॉक वाला है तो उसमें हम दिखाएंगे उसको। तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी बावड़ी बनी है, 5 5 6 6 स्टोरीड,
दैट मीन नीचे वेल है, धीरे धीरे वेल चौड़ाई में बढ़ता चला जा रहा है। चौड़ाई बढ़ रहा है दैट मीन उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा पानी आ जाएगा वो उतना आपको उस पूरे में अधिकतर को हम लोग स्टेप वेल्स के नाम से जानते हैं कि जिस समय पूरे में, क्योंकि ऊपर से नीचे के स्टेप्स बने हुए हैं, तो जिस लेवल तक पानी है उतने स्टेप आप गए, पानी आपने ले लिया। वो पानी धीरे 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 जब पानी बिल्कुल आखिरी स्टेप में होता है, जैसा भी मैं गया था उस समय किसी स्टेप में नहीं, सिर्फ कुएं के अंदर पानी। दैट मीन 4-5 मंजिल नीचे उतर के जब वहाँ पे गए तो जो सेंटर में कुआं दिख रहा था उसमें से पानी दिख रहा था, बाकी कहीं पानी नहीं था। ये इंडिकेट कर रहा है कि इतने दिनों से वहाँ पे बरसात नहीं हुई है और जो वाटर की क्राइसिस है। ये इस तरह के जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, बावड़ी या जो वेल्स बनाए गए हैं, ये वेल्स एक वहाँ के रूलर्स की एक अच्छी सोच को इंडिकेट करते हैं कि उन्होंने उस ज़माने में ये आगे की चीज़ जानी कि आगे फ्यूचर में क्राइसिस वाटर की होने जा रही है, तो अपनी प्रजा आसपास के लोगों को रहने के लिए वाटर का स्टोरेज किया जाए। और स्पेशली क्योंकि जो रेन वाटर है, जो बरस के पानी आता है, उसको हम स्टोर कर लें, क्योंकि वाटर को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये देखिए उसी का बावड़ी जैसे बना हुआ है, अलग अलग तरह के वो लोकल नाम उसको दिए जाते हैं। वाटर कंजर्वेशन बावड़ी नॉर्मली कहते हैं, जलारा, स्टेप वेल्स, तरह तरह पूरे में देखे आप स्टेप्स बने हुए हैं। दैट मीन्स उससे नीचे उतरते उतरते इस समय जो नीचे आप पानी देख रहे हैं ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, उसमें बहुत सारा काई जमा हुआ है। दैट मीन्स ये पानी अब तो ये एक मॉन्यूमेंट की फॉर्म में बन गया है, क्योंकि इसका पानी अब यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी काई लग गई पानी है। लेकिन अगर अब भी बरसात अच्छी हो जाए तो ये पानी जैसे जैसे ऊपर बढ़ता चला जाएगा, ऊपर तक स्टेप अगर आ जाएगा, तो इसकी सफाई करना तो बहुत आसान है। चारों तरफ से आप उसको ड्रेन करके साफ कर सकते हो, डिफरेंट हम केमिकल्स यूज करके भी प्रिसिपिटेट करा देते हैं, गंदगी साफ कर सकते हैं। एंड सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। ये देखिए ऐसे ही तरह के तालाब, बंदी, बावड़ी, बावली, तरह तरह के टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं बहुत जगहों पे। अगर आपने कोई भी ऐसे फोर्ट पैलेसेस देखे हुए हैं अगर हिस्टोरिकल, मैंने तो कम से कम 50 से ऊपर देखे हुए हैं अलग अलग जगहों पे जो फोर्ट्स बने, पैलेसेस बने। तो आप ये सोचिए कि इतने बड़े फोर्ट पैलेसेस, स्पेशली मान लीजिए वो राजस्थान के अगर है, वो जयपुर में हो, चाहे जोधपुर में हो, चाहे बीकानेर में हो, चाहे जैसलमेर में हो या बाड़मेर में, इन सारी जगहों पे ये सारी जगहें रेड जोन है एक तरह से, कि इसमें वाटर की क्राइसिस के एरिया है। अब आप ये सोचिए उस ज़माने में जब इतने इतने बड़े किले थे, लोग रहते थे सारे लोग, तो क्या उनको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं थी? तो उनके पास वाटर कहाँ से आता था? अधिकतर ये किले के अंदर इस तरह के बहुत सारे वेल्स मिलते हैं हमको, बहुत सारी बावड़ीज मिलती हैं, तालाब मिलते हैं, जिसमें कि वाटर स्टोर जो होता था, या तो वाटर ग्राउंड वाटर का होता था या फिर वो रेन वाटर होता था जो इकट्ठा हो जाता था और वो ही पानी यूटिलाइज किया जाता था। कुछ अगर इससे रिलेटेड एक दो स्टोरीज भी हैं, अगर आप जानेंगे तो आपको वो होगा, अचंभा होगा स्टोरेज का इससे रिलेटेड, कि जो जैसलमेर का फोर्ट है 1100-1200 का जब भी बना था, जिससे हम बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार उस फोर्ट को कब्जा करने के लिए चारों तरफ से घेर लिया था, और शायद उसको कई सालों तक, मतलब शायद 8-9 साल तक उसको चारों तरफ से घेरे रखा, ना वो फोर्ट को तोड़ पाए, ना उसका गेट क्रैश कर पाए, तोड़ पाए, और ना अंदर कोई गया ना अंदर से कोई बाहर आया। अब समझ लीजिए इतने दिन जो फोर्ट के अंदर जो भी राजा रानी या जो फैमिलीज रही होंगी, जो रेजिडेंशियल लोग रहे होंगे उसके अंदर, क्योंकि फोर्ट, उस फोर्ट के अंदर पूरा बहुत सारा रेजिडेंशियल पार्ट है, लोग रहते हैं, आज की डेट में भी रहते हैं, पहले भी रहते होंगे, और न जाने कितना सिपाही सब रहे, तो उसको खाना पानी की रिक्वायरमेंट तो रही होगी। तो इतने इंडिजिनस, इतने अच्छे ये लोग स्टोरेज का कैपेबिलिटी कि उनको ना ही पानी लेने कभी बाहर जाना था, ना ही उनको भोजन के लिए कि जो भी गेहूं या अनाज बाजरा जो भी यूज़ करते थे करने के लिए, और वो पूरा स्टोरेज उनका अंदर था।
आज भी जाइए आप तो वहाँ वेल्स भी लग गए हैं बहुत सारे, कि उनकी सारी रिक्वायरमेंट जो है ऐसी बावली टाइप की बनी हुई है, कहीं जहाँ पानी इकट्ठा है वही पानी यूज़ हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है, और पूरी मतलब इतने इतने 2-4 कुछ महीने नहीं, कितने बरसों तक उसको चारों तरफ से घेरे रखा गया और कुछ नहीं। एक और एग्जाम्पल बहुत अच्छा उसी जगह का है जो मेरा देखा हुआ है बहुत पहले, जब मैं गया था फर्स्ट टाइम शायद उस फोर्ट में गया था, आज से 25 साल पहले गए होंगे जब तब। तो अंदर उसमें अब भी बहुत सारे जो गोडाउन्स हैं या क्या कहलाते हैं वो, मतलब बहुत फोर्ट में गहराई में नीचे जाके जो कमरे हैं बड़े बड़े जिनमें आप सामान स्टोर करते हो, उनमें हींग हींग समझते हैं कितनी डाली जाती है खाने में। हींग के बोरे कमरे ऐसे भरे पड़े थे जिनके अंदर हींग रही, और हींग ऑलरेडी इतनी पंजेंट होती है, उसकी स्मेल आती है, तो हींग और ये सब चीज़ों के भी कमरे भरे पड़े थे। ये था उस समय का एक सोच उन लोगों की कि किसी भी क्राइसिस में हम पूरा किला बंद है हमारा, सिपाही हैं चारों तरफ, और कितना भी बाहर से किया जाए हम बाहर नहीं जाएंगे तो भी 10 साल हम सस्टेन कर सकते हैं। तो वाटर और अनाज दोनों तरह की ये सारी चीज़ें वहाँ पे ये होती थी इस तरह की। जो आज की डेट में हम लोग हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, दो तरह की है, एक तो सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग है, दूसरी रूफ टॉप। सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग अर्बन एरिया में जो भी पानी बह के जा रहा है, सरफेस से बह कर जा रहा है, इसको हम रोक सकते हैं और उसको एक्वीफर को रिचार्ज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कभी न्यूज़ में आप अगर सुनते भी होंगे कि जो भी गांव या जहाँ पे जिन लोग का भी थोड़ा सा कांटेक्ट होगा गांव के आसपास एरिया में, कि वहाँ पे तालाब बनाए जाते हैं या मछली पालन या इस तरह की चीज़ें, या बड़े बड़े सब वो कोई लेबर्स को लगा के बड़े बड़े तालाब बना दिए गए गर्मी के दिनों में, कि जब बरसात होगी तो पानी उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ये बड़े बड़े तालाब जो बनाए जाते हैं, जितना भी मान लीजिए अच्छी बात है कि उसमें पानी भर गया, तो पानी जानवरों और अपने बहुत सारे काम में तो आता ही आता है पानी। दूसरा वो उस एरिया का जो वाटर टेबल है उसको रिचार्ज करने का, अगर वो 4-5-6 महीने भी पानी चल गया तो समझ लीजिए कितना पानी, बहुत पानी इवॉपरेट हो जाएगा निश्चित तौर पर, लेकिन न जाने कितना पानी एब्जॉर्ब हुआ होगा, और जानवरों के लिए, खेत के लिए, हम लोग के नॉर्मल काम के लिए भी वो पानी यूज़ किया जाता है। तो ये एक सरफेस पे रन ऑफ को कट करके, जो बहने का डायरेक्शन होता है पानी का उसको हम कट करके वहाँ कोई बंधा बना दें, बंदी बना दें, अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं लोकल एरियाज़ में, और उस पानी का स्टोर बना दें कि पानी जो बह के जा रहा है उसको हमने ब्लॉक कर दिया, और वो पानी वहाँ पे एक तालाब की फॉर्म में या एक उसकी फॉर्म में बन जाएगा, जिसको कि हम यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली अर्बन एरिया में इस तरह की चीज़ें हम लोग करते हैं, जबकि अर्बन एरिया में जो फ्लो है उसको हम सरफेस रन ऑफ को, इसको हम कुड बी कॉट एंड यूज एज रिचार्जिंग एक्वीफर एडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट मेथड। जब रूफ टॉप की बात कर रहे हैं तो जो भी रेन वाटर, मैंने बताया कि छत से जो डाउन पाइप हमारे आते हैं जिनके थ्रू पानी पूरी छत का कवर होता है, मान लीजिए अपने घर में जैसे हम अपने घर में देख रहे हैं 2-4 मेजर डाउन पाइप हैं, पूरी छत का पानी 4 मेजर डाउन पाइप से आता है। अब ये जो पानी छत पे आ रहा है, इस पानी को हम चाहें तो रीडायरेक्ट कर सकते हैं, या मैंने इवन किया भी हुआ है बाहर साइड में। तो उस पानी को रीडायरेक्ट करके एक लॉन्ग साइड में एक बड़ा गड्ढा है, उसके अंदर एक, उसके और आगे गड्ढा है, मैं गेट के जस्ट सामने जैसे हम जाते हैं तो 8 फीट का करीब वहाँ पे भी गड्ढा है, ऊपर स्लैब पड़ा है पूरा, ऊपर सब गाड़ी आड़ी जाती है, कोई दिक्कत नहीं अंदर है। तो ये पानी उसके अंदर डायरेक्ट होकर नीचे जाता रहता होगा, और कहीं ना कहीं सरफेस में, क्योंकि हम उस पानी को यूज़ नहीं करते हैं, तो पानी कहीं ना कहीं ज़मीन के अंदर तो जा ही रहा होगा, रिचार्ज कर रहा होगा। तो इस तरह के हम बहुत से काम कर सकते हैं, लेकिन इसी पाइप के पानी को हम चाहें तो बीच में रोक के हम, आप 500 लीटर या ऐसी टंकी रख लीजिए, उनके अंदर पानी इकट्ठा कर लीजिए बरसात में। एक बरसात में 500 लीटर की टंकी भर जाएगी 1-2 घंटे में, जैसी बरसात अच्छी हो जाती है। उसमें थोड़ी बहुत गंदी होगी, जो डस्ट और वह वो नीचे बैठ जाएगी, आप ऊपर का साफ पानी निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हम काम आसानी से कर सकते हैं, और उस पानी को हम कई दिन तक अपनी यूज़ में ला सकते हैं। आप पानी यूज़ करते रहिए, फिर दोबारा जब बरसात हुई फिर आपने उस पानी को भर लिया, और पेड़ पौधों में डालने के लिए बाहर करना, गाड़ी साफ करना, कुछ इन सब में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सारा जो बिल्डिंग की टॉप पे इस तरह की प्रोसेस है, इसको हम कर सकते हैं।
जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं किसी एरिया में, साइंटिफिकली करने की बात करते हैं, जैसे कॉलेज में भी बात किया गया एक दो बार, उन्हें बताया कि हम करा देंगे उस सारी चीज़ों को, लेकिन उसमें क्योंकि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी आएगा। मान लीजिए कॉलेज में जो एक बार हुआ हम करें अगर कि बॉटनी डिपार्टमेंट से लेके अपने डिपार्टमेंट तक की पूरी छत पे, जहाँ पे भी पूरा ऊपर रूफ है, इसके डाउन पाइप आ रहे हैं, उनको डाइवर्ट करके अगर हम जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसमें बना के स्टोरेज कर सकते हैं। लेकिन था करीब 10,000 रुपये का खर्चा भी आएगा। बस खर्चे के नाम पे काम रुक जाते हैं नॉर्मली और चीज़ें नहीं हो पाती। लेकिन क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए, वो है पहला तो कैचमेंट एरिया की कितने एरिया, कितने स्क्वायर फीट का एरिया, स्क्वायर मीटर का एरिया जिसके पानी को हम नीचे ट्रैप करने जा रहे हैं। फिर उस पानी के ट्रांसपोर्टेशन का तरीका क्या होगा, पानी बह के कैसे जाएगा, नेचुरली उसके लिए डाउन पाइप होते हैं हमारे। फिर जो फर्स्ट फ्लश आता है, पहले जो पानी आता है, हमने कहा कि गंदा होता है पानी, उसको पानी को आप निकाल दीजिए पहले। फिर जो स्टोरेज सिस्टम क्या है कि हम उस पानी को ला के नीचे पाइप से उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, और कोई एक बड़ा स्टोर कम से कम 10-20 फीट का एक बड़ा गड्ढा, कच्चा भी हो सकता है, पक्का भी हो सकता है, और वैसे भी हम करते हैं प्लास्टिक के बड़े लगा के भी कर सकते हैं, बड़े बड़े टैंकर्स लगा के। तो किसी भी तरह हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है और हम कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इसके हिसाब से सब चीज़ें डिसाइड हो सकती हैं कि हम उसको पानी को ला के स्टोर कर सकते हैं। देन जो पानी की डिलीवरी वहाँ पे हो गई, जो पानी इकट्ठा हो गया सारा पाइप से डायरेक्टली आ रहा है, उसके लिए हमको नॉर्मली एक फिल्ट्रेशन सिस्टम भी यूज़ करना चाहिए कि पानी जब स्टोरेज वाले में जाए तो उसके पहले कुछ स्टेप्स से हो के जाए। ये स्टेप्स का पर्पस है कि वो उसकी गंदगी को वहीं पे चेक कर दें, रोक दें। तो स्टेप्स नॉर्मली जो बहुत छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि पहले मोटे पार्टिकल्स, पेबल्स वो सब पड़े हुए, फिर उसमें बीच में एक सैंड की लेयर डाल दी, फिर कोयला डाल दिया, फिर सैंड डाल दिया। ये इस तरह कई स्टेप्स अगर बना दें किसी स्टोरेज के पहले कि पानी जो आएगा वो इसके थ्रू बह के नीचे निकलेगा, तो नेचुरली जो भी सरफेस से गंदगी आ रही है मैक्सिमम गंदगी उसमें छन जाएगी, रुक जाएगी, और एक कंपेरेटिवली साफ पानी का अंदर स्टोरेज किया जा सकता है। जो इसमें देखिए दिखाया हुआ है कि जो भी सरफेस पे पानी रिसीव किया जाता है डायरेक्टली वो अपना जैसे मकानों में आके नीचे टैंक देखिए इसमें, ये देखिए यहाँ पे इस जगह पे टैंक दिखाया जा रहा है, ऊपर का पानी पाइप से लाकर सीधे एक टैंक में भर दिया गया, तो पानी काम कर सकता है। यहाँ पे जब एक सिस्टम बना गया इस वाले में देख रहे हैं, ये ला के यहाँ भरा गया, यहाँ पे जो स्टोरेज वाला है इसके अंदर हमने वो बना लिए फिल्ट्रेशन के लिए अलग अलग लेवल, जो ऊपर दिखाया जा रहा है कि फाइन ग्रेन बालू है और कई लेयर्स हैं, कंक्रीट है और कोयला है, और से इन सब चीज़ों के थ्रू जब हम उसको पास करके लेके आते हैं तो बिल्कुल प्योर साफ सुथरा पानी हमारे पास आ जाता है यूज़ करने के लिए। जो कि जैसे रूफ का है, देखिए करेक्शन एरिया जो भी रूफ का है वहाँ से पानी डाउन पाइप ला के हम बड़े बड़े टैंक्स लगा सकते हैं। ये टैंक्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये सब नीचे इंटरकनेक्टेड हैं, तो जितना भी हुआ मान लो 200 लीटर का टैंक है तो 3 लीटर हमने 600 लीटर वाटर इकट्ठा कर लिया। ये देखिए मकान में नीचे आके यहाँ पे हमने एक बड़ा गड्ढा बना के उसके अंदर वाटर स्टोर किया हुआ है, जो भी यहाँ से रूप से आ रहा है, इधर से आ रहा है, अलग अलग जगहों से आ रहा है, उन सबको यहाँ पे भी चाहे तो टैंक में इकट्ठा कर सकते हैं डायरेक्टली, या उस टैंक से निकाल के उसको फिल्टर कर सकते हैं, और फिल्टर करने के बाद हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं, डिपेंड करेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम कितना काम करना चाहते हैं, किस पर्पस के लिए पानी चाहते हैं। अगर बिल्कुल पीने तक के लिए हम चाह रहे हैं तो हम उसको उस तरह कर सकते हैं। अगर सिंपल सा पानी स्टोरेज करना है कि घर के और काम में, जैसे हमारे वॉशरूम्स में फ्लश करने के लिए पानी चाहिए, आराम से यूज़ हो जाएगा, कपड़ों के लिए चाहिए यूज़ हो सकता है, नॉर्मल हल्का सा भी अगर वो फिल्टर करके पानी आ रहा है नहाने में यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमको कुकिंग और पीने के लिए चाहिए तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि पानी उसको हम बेटर है हम उसके लिए उसको फ़िल्टर कर लें, जो भी नॉर्मल फ़िल्टर आपके पास अवेलेबल है उससे उसको फ़िल्टर कर लीजिए, और वो पानी अपनी रिक्वायरमेंट से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लश एक टर्म यूज़ करते हैं कि जो पानी रिसीव किया जाता है पहली बरसात में, जो मैंने शुरू में भी कहा, घरों में भी आपको सुना हो कहा जाता है कि पहली बरसात में मत नहाइए बाहर जाके, अब मत भीगिए। It needs to be flushed out to avoid contaminating storable, rechargeable water by probable contaminants of the atmosphere.
क्योंकि जो भी एटमॉस्फेयर है, पहली बार जो आया, जो छत पे धूल था, वो सारी धूल बह के चली गई। दूसरी बात, एटमॉस्फेयर में भी बहुत पॉल्यूशन है, तरह तरह की कार्बन मोनोऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और न जाने कितना कंटेंट जो फ्यूल्स का हमारे जा रहा है, ये सब ऊपर है। जब बरसात ऊपर से आ रही है तो जो एटमॉस्फेयर में है ये गैसियस कंटेंट, ये कंटेंट उस पर डिजॉल्व हो जाता है और डिजॉल्व करके नीचे ले आता है। इसीलिए अक्सर बरसात के बाद देखते हो कि आसमान बिल्कुल साफ दिखने लग जाता है, क्योंकि उसके कंटेमिनेटेड जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो गैसेस हैं, ये डिजॉल्व होकर नीचे आ गई। लेकिन उस वाटर की क्वालिटी खराब हो गई, उसमें एसिडिटी आ गई, गंदगी आ गई। इसीलिए कहा जाता है कि पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए या नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि वो पानी खराब है। फिर जब सरफेस पे आ गया, सरफेस तो जो भी धूल मिट्टी छत पे थी वो सब उसने धो के साफ कर दी। अब जब सेकंड थर्ड शॉवर जो भी आ रहा है अच्छा, वो पानी आपके लिए अच्छा है, जिसमें कि ना ही सरफेस पे, क्योंकि एटमॉस्फेयर की भी गंदगी बैठ चुकी है, छत की भी गंदगी बैठ चुकी है, वो पानी अच्छा हो गया। अब इस पानी को हम जो अपना कैचमेंट एरिया है वहाँ से यूज़ करके उसकी हम उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, अपने ड्राई सीजन के लिए उसका प्रोविज़न कर सकते हैं कि कैसे हम उसको यूज़ करेंगे। जो स्टोरेज सिस्टम है, जो कलेक्टेड रेन वाटर है, उसको हम टैंक्स या बैरल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मकान के नीचे आप बड़े बड़े टैंक्स, जैसे इस तरह के आपने देखा होगा पेट्रोल पंप के नीचे इस तरह के टैंक्स होते हैं जिनमें कि पेट्रोल और डीजल सब स्टोर किया जाता है। उस तरह के जिन जगहों पे क्राइसिस है, वहाँ पे ऐसे ही बड़े बड़े टैंकर्स में पानी स्टोर किया जाता है और वो पानी ही फिर पंप के थ्रू आपके घर में सप्लाई किया जाता है। तो ये एक जहाँ पे, क्योंकि जो क्राइसिस के एरिया है वहाँ पे तो हमको यही सिस्टम यूज़ करना है जो करा जाता है। फिर डिलीवरी सिस्टम की पानी कैसे आएगा? छत का पानी तो आपको आसानी से दिख रहा है कि यहाँ छत से बह के जो आया, हमने पाइप लगा दिया, पाइप से आ गया, स्टोर कर लिया। लेकिन जब हम नॉर्मल एरिया में बात कर रहे हैं, कैचमेंट की बात करेंगे, तो ये पहाड़ी इलाका दिखा रहा है, थोड़ा स्लोप वाला एरिया है, अल्टीमेटली यहाँ पे भी ज़रूरत है। तो पहाड़ से तो स्लोप से पानी बह के वैसे भी छोटी छोटी जो चैनल्स होती हैं, रिल्स होती हैं या जो नाले होते हैं, उनके थ्रू पानी बह के आएगा और अल्टीमेटली वो किसी एक स्टोरेज एरिया में, जो तालाब हो सकता है, चेक डैम हो सकता है, कहीं जहाँ पे भी उसको बना के रोकते हैं, वहाँ पे इकट्ठा होता है। ये पानी रिचार्ज करने का भी काम करता है और पानी जो स्टोर होता है सरफेस पे, जो यूजुअली इरिगेशन और इन पर्पसेस में यूज़ किया जाता है। जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, ये ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में यूज़ करते हैं। ये इफ़ेक्टिवली रिमूव टर्बिडिटी, कलर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो पानी में टर्बिडिटी मीन्स जो धूल मिट्टी घुल जाती है, उसकी वजह से उसमें कलर आ जाता है, या जो मिट्टी नज़र आती है हमको अक्सर बहती हुई सस्पेंशन में, इसको अलग करने के लिए अक्सर उसमें कोई कलर अगर मिल रहा है किसी कारण से कंटेमिनेंट की वजह से उसको, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं कि पानी में होती है, गंदगी होती है, इन सबको दूर करने के लिए हमको फ़िल्टर की रिक्वायरमेंट होती है। जो फर्स्ट फ्लशिंग रेनफॉल का निकल गया, अब वाटर शुड पास थ्रू फिल्टर। अब ये सब पानी उसको फिल्टर के थ्रू पास करना चाहिए। कई तरीके से होते हैं फिल्टर प्रैक्टिस में, जिनको कि हम थ्योरेटिकली यूज़ कर सकते हैं। जैसे सैंड ग्रेवल फिल्टर, ये कॉमनली यूज फिल्टर है, कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिक मेसनरी, कि आप जो सिंपल सा लेबर मिस्त्री लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं। दिखा रहा है कि पेबल्स हैं, ग्रेवल है, ग्रेवल मीन्स वो मॉरन, और सैंड, ये डिफरेंट पेबल, ग्रेवल, सैंड, ये सब तो डिफरेंट ग्रेन साइज के पार्टिकल्स हैं। सेडिमेंट्री में आपने पढ़े हुए हैं, तो सबसे पहले फाइन पार्टिकल है, फिर उसके बाद उससे कोर्स पार्टिकल है, फिर और नीचे बड़े पेबल्स हैं। इन सब के थ्रू जब पानी, तो सबसे पहला जो फिल्टर है ऊपर जो सैंड वाला, मैक्सिमम गंदगी वहीं पे ऊपर रुक जाएगी, और उसके बाद क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स के थ्रू जब वाटर जाएगा तो पानी की क्वालिटी इम्प्रूव होती जाएगी, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सब भी उसमें प्रेसिपिटेट होते चले जाते हैं और हम पानी को आसानी से स्टोर कर सकते हैं उस पानी को आगे जाके। फिर एक चारकोल फिल्टर है, ये भी ड्रम में पेबल्स और ये ग्रेवल सैंड को डाल के, चारकोल में कोयला डाल के भी हम इसको बना सकते हैं। इन लेयर्स को आपस में, जो जाली देखते हैं, जो लोहे वाली जाली आती है, अक्सर दरवाज़ों में लगाई जाती है, जाली के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। और जो चारकोल यूज़ करते हैं, ये अक्सर जो पानी में कोई महक है या कोई ऐसी चीज़ें हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ख़त्म कर देता है, और वो पानी हम आगे यूज़ कर सकते हैं उसको।
जो आजकल का टेक्निक है, ये सब देसी टेक्निक्स हैं, जिसमें हम करते हैं कि पीवीसी पाइप को 1 से लेके 1.2 मिलीमीटर लेंथ के पाइप, डायमीटर को जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, जैसे 6 इंच डायमीटर या जैसे भी 4 इंच डायमीटर, इन पाइप को 1500 स्क्वायर किलोमीटर या जो स्क्वायर फुट के एरिया के हिसाब से इनको रखा जाएगा अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पाइप शुड बी यूज फॉर रूफ मोर देन 1500 स्क्वायर फीट। 1500 स्क्वायर फीट का अगर है तो हम उसके लिए पाइप यूज़ कर सकते हैं और उनको अलग अलग कंपार्टमेंट में मेश से डिवाइड कर सकते हैं। मेश से उसके बीच में जाली डाल के उससे डिवाइड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि पाइप एक दूसरे पाइप पे जोड़ते देखते रिश्ता उसका थोड़ा सा चौड़ा होता है, उसके अंदर फिट हो जाता है, वहाँ पे हम मेश लगा दें तो ऊपर से जो पानी आया उसको फिल्टर करके फिर 6 फीट दूरी पे फिर दूसरा फिल्टर लगा दिया करके तो वो पानी डायरेक्टली अच्छा खासा आएगा जो आप यूज़ कर सकते हो, उसके फिल्टर होके पानी आ जाता है और इसको आप निकाल के इसकी सफाई भी कर सकते हो। जो आर्टिफिशियल रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर की होती है एक्वीफर्स की, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि रिचार्जिंग मेथड्स क्या हैं। रिचार्जिंग बोरवेल्स, कि हम बोरवेल्स या डग वेल्स या पिट्स बना लें या ट्रेंचेस बना लें या परकोलेशन टैंक्स बना लें। ये सिर्फ अलग अलग जगहों पे हमारी रिक्वायरमेंट या हमारा जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, कैसी मिट्टी है, कैसी सॉइल है कि रॉक है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। बोरवेल्स बहुत जगहों पे अभी हमने कल परसों भी बताया था कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में ये चीज़ करी गई है। इन लोगों ने अपना कंटेमिनेंट वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए, हटाने के लिए, क्योंकि उसमें गंदगी है, तो लोगों ने अपने कैंपस के अंदर ही वेल खोद दिया एक बड़ा और सारा पानी उसमें डाल दिया। तो पानी सीधे सरफेस में डाल के ज़मीन के अंदर डाल रहे हैं। ज़मीन के अंदर डालना है ऐसे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर वो वाटर टेबल पे कहीं टच कर गया, अगर आसपास वाटर टेबल होगी तो वाटर टेबल में कंटेमिनेंट जो भी केमिकल्स होंगे वो जब मिल जाएंगे तो जिस जिस एरिया में उस वाटर टेबल से वाटर निकाला जा रहा होगा, डिस्चार्ज जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे वो डिजीज़ भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम भी कर सकता है और तरह तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। डग वेल्स की जो खोदने वाले कुएं होते हैं, जब बहुत ज़्यादा गहराई पे नहीं डालना है तो डग वेल्स काम कर जाते हैं। 15-20 फीट का कुआं खोद दिया और उसमें सीधे अपना जो भी वेस्ट हमारा जो मटेरियल जा रहा है उसको हमने उस वेल के अंदर डाल दिया। वो पानी उसी के अंदर धीरे धीरे ज़मीन में अब्जॉर्ब होता चला जा रहा है। अगर हम इसको इस पर्पज से कर रहे हैं कि रिचार्ज करने के लिए, देन दे आर वेरी गुड। अगर वाटर रिचार्ज करने के लिए हम बोर कर रहे हैं, डगवेल कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना भी पानी सरफेस का है वो नीचे रिचार्ज में काम आएगा। लेकिन अगर इसमें कोई फैक्ट्री या किसी इंडस्ट्री का वेस्ट निकल रहा है तो वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर सकता है। रिचार्ज पिट, तो बड़े बड़े गड्ढे बना देना रिचार्ज के लिए, जिनमें पानी बहता हुआ पानी रुकता चला जाए। बहुत सी एरिया से बनाए जाते हैं लाइन से गड्ढे या बड़ी बड़ी वो क्यारियाँ टाइप की गहरी बना दी जाएँ कि पानी उसमें रुक रुक के कर जाएगा, तो पानी भरेगा भी उसके अंदर और वो पानी नीचे रिचार्ज कर देगा। ट्रेंचेस उससे और बड़े साइज़ की अगर बना दी, लंबी लंबी ट्रेंच लाइक, उसके अंदर पानी भर के भी कर जाएगा। पर्कुलेशन टैंक, ऐसे टैंक जिनसे कि वाटर इकट्ठा हुआ है और धीरे धीरे नीचे सॉइल में पर्कुलेट कर जाए, इकट्ठा हो जाएगा। तो ये तरह तरह की ऐसी टेक्निक्स हैं जो नॉर्मली हम लोग आर्टिफिशियल रिचार्ज के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो बोरवेल के लिए, अच्छा देखिए डायग्राम में दिया हुआ है कि जो भी घर का पानी आ रहा है उसको यहाँ पे फ़िल्टर कर लिया गया बीच में एक जगह यहाँ पे, और उसके बाद उस पानी को हमने वेल के अंदर डाल दिया। वो नीचे एक्वीफर तक पानी रिचार्ज हो रहा है और उसी पानी को हम यूज़ भी हैंड पंप के थ्रू उस पानी को हम निकाल भी सकते हैं, या पंप डाल के उस पानी को भी हम निकाल सकते हैं। क्योंकि फ़िल्टर करके पानी जा रहा है, मटेरियल अगर जा रहा है तो उसकी नॉर्मली, क्योंकि घर में हम लोग के कोई इतना अधिक वेस्ट, ऐसा कोई ख़राब पानी घर से नहीं निकल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम घर पे पानी जो निकलता है उसमें डिटर्जेंट्स होते हैं जो आपके नहाने में साबुन, शैम्पू, इस तरह की चीज़ें आपने यूज़ करी, या जो भी घर में कपड़े धोने में, या जो भी किचन का पानी होगा, इनमें कोई ऐसी टॉक्सिसिटी वाली चीज़ नहीं है। तो इसका जो भी मटेरियल वाटर जो है वो पानी कहीं न कहीं सेटल कर जाएगा, अगर क्ले लेयर्स और सॉइल की लेयर्स हैं वहाँ पे, उसके थ्रू फ़िल्टर करके और उस पानी को हम आसानी से
कुछ पर्पज़ में ला सकते हैं। उसी के एग्जाम्पल्स हैं कि कोई एबंडेंट वेल है, घर के आसपास कोई कुआं अगर पड़ा हुआ है जिसका पानी आजकल यूज़ नहीं किया जाता है, तो उस कुएँ में हम अपना ड्रेनेज जोड़ सकते हैं। उस कुएँ के अंदर पानी इकट्ठा रहेगा, जितना भी वो रिचार्ज करता रहेगा, और पानी का एक स्टोरेज भी अगर होगा तो बन जाएगा उसमें। सो कावेरी 4 शाफ्ट की बहुत सारे ऐसे शाफ्ट जिसमें कि ऊपर देख रहे हैं परफोरेटेड कवर है, जिससे तो पानी अंदर चला जाए, जाली लगी हुई है ऊपर, और उसके थ्रू पानी आ रहा है। जो फिल्टर बेड जहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो पेबल्स और मोरंग और इस सब चीज़ों को मिला के उसका वो एक मिक्सचर है जो तैयार करके रखा गया है, उसके थ्रू पानी को पास किया जा रहा है, और पानी उसके थ्रू क्योंकि फ़िल्टर करके जाएगा तो पानी साफ़ पानी कम बेहतरीन मोटा जितना पार्टिकल होगा बैठ जाएगा गंदगी का, और पानी नीचे नीचे उस पाइप में इकट्ठा हो जाएगा। परफोरेटेड पाइप, जो आपने शायद पाइप देखे होंगे इस तरह के जिनमें छेद होते हैं पाइप, ये पानी उसको रिचार्ज करने में भी यूज़ कर लेंगे, क्योंकि उसके थ्रू पानी निकल के मिट्टी में जाएगा, वो रिचार्ज करता चला जाएगा। जो डग वेल्स हैं उनका रिचार्ज में कि वाटर का हम सीधे उसके अंदर कनेक्शन कर दिया, ऊपर एक वेल के ऊपर आरसीसी स्लैब डाल के उसको बंद कर दिया। ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन नीचे से साइड से उसके अंदर एक आप जो पानी निकल रहा है उसको डाल देते हैं, एक पाइप, और पाइप के थ्रू सारा पानी नीचे जाके उसमें जा रहा है। जो ये वेल्स बनाए जाते हैं नॉर्मली किनारे ब्रिक्स होती हैं और नीचे भी ब्रिक्स होती हैं, लेकिन वो जोड़ी नहीं जाती हैं पूरी मजबूती से, वो एक के ऊपर एक रख के ऐसे ही बनाई जाती है, जिससे कि उनके बीच की जो इंटर स्पेसेस हैं बने रहें वाटर के मूवमेंट के लिए, और बेस पे जो भी मोरंग और ये बालू डाला जाता है जो उसको फिल्टर करने में हेल्प करता है। तो इसकी वजह से पानी नीचे जो जा रहा है वो फिल्टर होकर जा रहा है, गंदगी ऊपर रहती है, बच जाती है आपके वेल में, और बाकी पानी नीचे रिचार्ज करता है। अब क्यों हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए? क्योंकि वाटर एक प्रीशियस रिसोर्स है जिसको इंक्रीजिंग डिमांड के हिसाब से इसकी अब रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर की। जो भी चेंजेस हैं रेनफॉल के पैटर्न में डिफरेंट कंट्रीज़ में देखें तो वो बदल रहा है। इस बार भी अगर आप ध्यान दीजिए, नॉर्मली पहले कई साल पहले अगर याद हो कि गर्मी का सीज़न बहुत मुश्किल से कटता था, इतना ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा वो लू चलना। इस सीज़न में तो पूरा निकल के आपको घर ही घर में यहाँ पे, और आपको ना ही उतनी ज़्यादा गर्मी ने परेशान किया ना उतनी लू चली। दैट मीन्स एक पैटर्न जो है हमारा ये भी चेंज हो रहा है। बरसात भी कई बार हो गई बीच में, या इस समय भी मानसून भी लगभग टाइम से आ रहा है, लेकिन कभी कभार जो इरेगुलर पैटर्न हो जाता है कि समय से मानसून का ना आना, और जब मानसून आया तो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेसिव रेन कर जाना, जैसे आपने पहाड़ के कई एरियाज़ में अभी कुछ महीने पहले भी देखा कि एक्सेसिव रेन या बादल फटना इसको आप कह देते हो, जिसकी वजह से ज़बरदस्त पानी गिरा है लोकल एरिया में, छोटे एरिया में, और वो तेज़ी से बहता हुआ आगे चला गया। अब उस पानी के रास्ते में जो भी छोटी नदियाँ या नाले होते हैं, जो कुछ भी आसपास के, क्योंकि उस पानी का अमाउंट ज़्यादा है, चैनल पतली है, वो आसपास जो मकान या इंडस्ट्री या कुछ भी बना हुआ उसको तोड़ देती है, बहा देती है, जिसको कि हम एक फ्लैश फ्लड की वजह से डैमेज मान लेते हैं, एक वो मान लेते हैं कि एक बड़ा नुकसान हो गया इस तरह की वजह से। तो ये सारी प्रॉब्लम तरह तरह की हैं, ये हमारे जो एक नॉर्मल चेंज चल रहा है रेनफॉल के पैटर्न में उसकी वजह से हो सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन प्रोवाइड अराउंड 50% ऑफ फैमिलीज वाटर नीड। अगर हम इसी तरह की हार्वेस्टिंग कर लें, पानी को रोक लें, तो एक परिवार की अगर एक दिन की रिक्वायरमेंट जितनी भी है तो उसका 50% रिक्वायरमेंट तो इससे पूरी हो सकती है रेन वाटर से। दिस नॉट ओनली सेव्स वाटर बट सेव्स मनी एंड रिड्यूस अवर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। एक तो पानी की बचत हो रही है, हमारी पैसा बचत हो रहा है, और इन्वायरमेंट पे भी हमारा एक कंट्रीब्यूशन है कि इन्वायरमेंट को भी हम ठीक करने का एक प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह के कुछ जो और हमारे वो हो सकते हैं कि वाटर कंजर्वेशन के लिए, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए भी एफर्ट्स कर सकते हैं। जैसे साउथ की स्टेट्स हैं, तमिलनाडु में, वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी किया हुआ है,
कंपल्सरी तो लखनऊ में भी है कि जो भी बिल्डिंग्स बनेंगी उन सब में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंप्लीट करना है, उसका सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा मैथ पास करते समय। लेकिन यहाँ तो सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं कि जाके बाबू को पैसा खिलाया और सर्टिफिकेट पे लिखा सब रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं कहीं पे भी कोई हार्वेस्टिंग प्रॉपरली वर्क करती नहीं दिखती है, बहुत जगह बनाया गया है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो हैं ये अलग अलग जगहों पे हैं। यहाँ पे क्योंकि बरसात हो जाती है इसलिए क्राइसिस नहीं है, हम लोग एल्यूवियम में रहते हैं। लेकिन जैसे तमिलनाडु या राजस्थान में ऐसे एरिया में तो ये प्रॉब्लम होती है। राजस्थान में जैसे बहुत सारी जगह राजस्थान गुजरात में बाउंड्रीज बनी हुई हैं, स्पेशली थार डेजर्ट आपने नहीं देखा हुआ है शायद, मैंने बहुत बार देखा है। इन डेजर्ट्स में वास्तव में प्रॉब्लम है पानी की। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक तो पानी न होना, दूसरा पानी अगर हम उसका ओपन अगर कहीं पे स्टोर करने की बात करें तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है पानी इवॉपरेट हो जाता है। एक आपने सुना होगा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से जो वहीं पे डेजर्ट कैनाल कहलाती है, जो वहाँ से सतलज के पास से निकाल के गई है जैसलमेर में बहुत से एरियाज में। तो इसमें पानी है लेकिन पानी पहले बात तो ज़मीन में सोख लेता है पानी जो कैनाल में जाता है, और दूसरा पानी क्योंकि ओपन है कैनाल पूरी तो ऊपर इतनी 50 डिग्री टेम्परेचर होता है तो पानी उससे इवॉपरेट कर रहा है। दैट मीन जो पानी हम उसमें छोड़ रहे हैं उसका बहुत सारा पानी वेस्ट हो रहा है। बट स्टिल वाटर इज अवेलेबल, उस कैनाल में बहुत कुछ पानी बहता है। तो आसपास जो भी कैनाल के आसपास के एरिया हैं दे कैन बी सीन ग्रीन। पहले हम लोग जब जाते थे देखते थे तो वहाँ पे सिर्फ गोल्डन कलर की सिर्फ सैंड 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 यही दिखती थी, कैक्टस दिखता है। अब उनके किनारे खेतों में आपको खेती होती दिखाई देगी, हरी पेड़ पत्ती जो भी हैं आपकी या जो फसल है वो भी आपको, इवन गेहूँ वेहूँ तक मैंने होते हुए वहाँ पे देखा है, पूरा खेत में पूरा ग्रीन लगा हुआ। तो ये एक बहुत सारे चेंजेस अगर हम चाहें तो उसको लाए जा सकते हैं। पुणे में महाराष्ट्र में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है। कोई भी सोसाइटीज जो रजिस्टर करती हैं तो उनके लिए कंपलसरी है कि आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। हमारे नोएडा या और भी आसपास गुड़गांव इन सब एरियाज में भी ये सब चीज़ें कंपलसरी की गई हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि किस हद तक वो आगे चलती है।